हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 24 जनवरी 2023 को। और इस पेपर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं इससे पहले वाला पार्ट। और उस वीडियो में लगभग आपको 90 के लगभग वीडियो मिल जाएंगी। इतनी सारी वीडियो इसलिए है क्योंकि 2014 से 2024 तक के जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं अलग अलग शिफ्टों में, वो सभी पेपर आपको सीरियल से लगे हुए उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप सभी को देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की है, क्योंकि इन सभी प्लेलिस्टों को मैंने पढ़ाया है और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में इन तीनों क्लास से अलग कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आपने 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी अच्छे से कर ली तो आपका सी टेट का एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप थ्योरी छोड़कर केवल एमसीक्यू वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप इनको देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करकर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। कथन है ए, बंगाल में राष्ट्रीय कलाकारों का एक नया समूह अरविंद नाथ टैगोर, ठीक है, ये क्या है, अरविंद नाथ टैगोर है, अरविंद नाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। यानी कि अरविंद नाथ जो टैगोर थे उनके आसपास कुछ कलाकारों का समूह था, ठीक है। बी है, इस समूह के कलाकारों ने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जन श्रोताओं को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो, रवि वर्मा भी उस समय के कलाकार थे, ठीक है, यानी कि पेंटिंग वगैरह बनाते थे। और इनकी जो भी कलाकारी थी उसको ये कहकर खारिज कर दिया गया कि ये पश्चिमी रंग ढंग की है। पश्चिमी रंग ढंग का मतलब है, देखो, पूर्वी जो देश है वो एशिया के देश माने जाते हैं, ठीक है। एशिया के जितने भी देश हैं उनको बोलते हैं पूर्वी, ठीक है, पूर्वी या प्राच्यवादी, है ना। और पश्चिमी इनको बोलते हैं यूरोप, ठीक है, यूरोप के सारे देशों को क्या बोलते हैं, पश्चिमी। और उत्तरी अमेरिका के भी देश किसमें आते हैं, इस पश्चिम में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ग्रीनविच से उधर की तरफ के जितने भी देश हैं वो किस में आते हैं, पश्चिम में आते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ के जो मेथक थे उनके लिए इस तरह की शैली नहीं अपनानी चाहिए जो पश्चिम की है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर 4, कि ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर कबीरदास जी की कुछ लाइनें दी हुई हैं, ठीक ठीक है, और ये छुआछूत से संबंधित है। आप देख पा रहे होंगे, पंडित देखूं मन में जानी, कहूं धोत छूत कहाँ से उपजी, छूत यानी छुआछूत कहाँ से उपजी, तभी छूत तुम मानी, जब से तुमने छूत मानी है, एक ही पाट सकल बैठे, छूत लेत धोत काकी, छूत तही जेवी छूत ही अछवन, छूत ही जग उपजाया, कहे कबीर ते छूत जात जाके संग न माया, ठीक है। यानी कि छुआछूत ये कब से उपजी, किसने उपजाई, कहाँ से आई, ये सारी चीजें इस दोहा में कही जा रही है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको केवल लटकाने के लिए, अटकाने के लिए, आपका टाइम खराब करने के लिए ये पूरा पैरा दिया गया है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इन ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आप निकाल ले जाएंगे, ठीक है। आप छुआछूत से रिलेटेड है, आपको ये तो समझ में आ गया। आपके विचार में शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए। पहला है, पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत में मिलती है, बिल्कुल गलत। सब मनुष्य भगवान के यहाँ से बिल्कुल समान आए हैं, लोगों ने अपने हिसाब से उनको पवित्र और अपवित्र बता दिया है अपने फायदे के हिसाब से, ठीक है। दूसरा है, पवित्रता और तथा अपवित्रता कार्य की प्रकृति से निर्धारित होती है, बिल्कुल गलत। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो वो पवित्र या अपवित्र आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। तीसरा है, अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचार और अवधारणा से निर्धारित होता है, बिल्कुल सही है। ये जो छुआछूत बनाया है ये किसने बनाया है, ये हमने खुद ने बनाया है, समाज ने बनाया है, और समाज ने अपने हिसाब से बना लिया है, अपने विचारों के हिसाब से, अपनी धारणा के हिसाब से। और कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इस तरह की जातियों में बांट दिया गया है लोगों को, ठीक है।
और मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ कि इस तरह की चीज समाज में नहीं होनी चाहिए। ऊंचा नीचा जात पात ये सब नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या है, ये एक गलत चीज है, ठीक है, समाज के लिए। ये हमारे भारत को अलग कर देगी, है ना, ये हमारे भारत को अखंड नहीं रहने देगी। तो इस तरह की भावना भारत के किसी भी नागरिक के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें सबको साथ मिलकर रहना है, तभी हमारा विकास हो पाएगा। और वैसे भी बिल्कुल सटीक अवधारणा है कि भगवान के यहाँ से कोई जात पात का कोई ठप्पा लगा हुआ नहीं आया है। ये हमने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बना लिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते? देखो इनमें बोला है, इसमें बताया गया है, ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से। ठीक है, और पूरी की पूरा जो बुक है हिस्ट्री एनसीईआरटी की 8th क्लास की, वो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ही दे रखी है, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ही दे रखी है। ठीक है, तो ये शायद लास्ट वाले चैप्टर से आया है, सेकंड लास्ट से या लास्ट वाले चैप्टर से आया है, कि जो मध्य मार्गी थे, मध्य मार्गी कौन थे? जो आंदोलनकारी थे, जो नेता थे, ठीक है, उन लोगों ने किस तरह की नीति अपनाई भारत को आजाद कराने के लिए, या भारत में ब्रिटिशों को भगाने के लिए। ठीक है, किस तरह की नीति अपनाई उसके बारे में कहा गया है। पहला है अंग्रेज सम्मान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना। देखो हमारा जितना भी स्वतंत्रता संग्राम चला था वो सारा की सारा गांधी जी की देखरेख में चला था। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा से चला था। तो बहिष्कार तक तो ठीक है, क्योंकि 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, जो अंग्रेजों ने सम्मान के रूप में उनको कुछ भी दिया था, जमनालाल बजाज जी ने और महात्मा गांधी ने और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, सबने अपनी अपनी उपाधियां वापस कर दी थी, अपना सम्मान वापस कर दिया था। लेकिन यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये गलत है, संपत्तियों पर हमला करना। ठीक है, हमला करने जैसी चीज कभी भी महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी। वो हमेशा चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाया जाए और अपनी बात रखी जाए। दूसरा है ऑप्शन ब्रिटिश विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना। तो ये भी गलत है, और ऐसा वो करने भी नहीं देते। अगर ब्रिटिश शासकों की अगर बैठक में जाते तो वो क्या हमें इस तरह की बहस करने देते? हमें जेल में डाल देते। तीसरा है भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। तो ये बिल्कुल सही है। उस समय जो भी शासक थे, जो भी राजा थे, उनसे ये अपील की जा रही थी कि आप जनता को जगाओ ताकि जनता अपने अधिकारों के लिए लड़े अंग्रेजों के विरोध में। ठीक है, अंग्रेजों के विरोध में वो अपने अधिकारों को मांगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, उद्योग वाले चैप्टर से आया, चैप्टर नंबर 4। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना था? यानी कि ये सीधे सीधे इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, यानी कि 1950 के बाद उन्होंने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? ठीक है, भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? तो ऑप्शन में है इसमें पहला आधुनिक और परंपरागत उद्योग, दूसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, तीसरा है कृषि एवं उद्योग, चौथा है विदेशी एवं घरेलू निवेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। पहली होती है सार्वजनिक। सार्वजनिक यानी कि पूरे देश को जो चला रही है वो सरकार चला रही है। सरकार ही हर तरह के प्रोडक्ट बेच रही है। हर तरह की कंपनियां कैसी हैं? सरकारी है ना। और निजी क्षेत्र का मतलब होता है सारी जो चीजें हैं वो प्राइवेट है ना। जैसे सार्वजनिक अगर आप देखें चीन में तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो सार्वजनिक है, यानी सरकार के हाथ में है। और अगर आप यूरोप की कंट्रियों को देखें तो ज्यादातर उनके यहाँ कैसा है? प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। ठीक है, तो हमारे देश ने एक बीच का रास्ता निकाला जो सबसे अच्छा होता है कि कुछ सेक्टर सार्वजनिक थे हैं और कुछ सेक्टर प्राइवेट है। जैसे रेलवे ज्यादातर कैसा है? सार्वजनिक है, यानी कि सरकारी नियंत्रण में है। शिक्षा विभाग भी सरकारी नियंत्रण में है, कुछ प्राइवेट नियंत्रण में है। ठीक है, यानी कि निजी स्कूल भी मिलते हैं आपको, प्राइवेट स्कूल भी मिलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग भी ऐसा ही है, कुछ सरकारी हॉस्पिटल है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है ना। तो हर चीज हमारे यहाँ इस तरह से है। अब जैसे मिलिट्री है, ठीक है, आर्मी है, ये सब कैसी है? सरकारी है। नेवी कैसी है? सरकारी है, सार्वजनिक है। ठीक है, सार्वजनिक माने सबके लिए। सबके लिए कौन सी चीज उपलब्ध होती है? जो सरकारी होती है। जो सरकारी है यानी कि पूरे भारत के लोगों का उस पर अधिकार है। और निजी यानी कि निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं वो अपने मुनाफे के लिए कार्य करती है ना। अब जैसे हमारे यहाँ बस वगैरह सार्वजनिक भी है, यानी कि सरकारी बस भी चलती है और प्राइवेट बस भी चलती है। तो हमारे यहाँ ये मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है? जिसमें सार्वजनिक
और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं और सबसे बेस्ट यही होती है। क्वेश्चन नंबर है 45, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोह क्रम में लिखिए। ठीक है, तो ये इसमें सीधा सीधा महाद्वीपों के बारे में पूछा गया है और ये आया है आपका 8th क्लास की सॉरी 8th क्लास नहीं 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 से। अब देखो चैप्टर नंबर 5 में ये आपका मैप दे रखा है, इसमें हम देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, एशिया दिख रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको अफ्रीका सबसे बड़ा दिख रहा है, तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे यूरोप और छठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लेकिन आपके जो ऑप्शन है उसमें वो नहीं दे रखा है, एशिया नहीं दे रखा है, तो पहले नंबर पर आप किसको मानेंगे, अफ्रीका को। ठीक है, अब ऑप्शन में जो है हम उसके हिसाब से लाएंगे। दूसरे नंबर पर मानेंगे आप उत्तरी अमेरिका को, तीसरे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, चौथे पर क्या आएगा, अंटार्कटिका, और पांचवें पर यूरोप। तो अब देखिए इसमें जो जिस भी आंसर का ये सारे क्रम दे रखे होंगे वही सही होगा, तो तीसरा सही है बिल्कुल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। और 46 वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 से। दक्षिणी ध्रुव व्रत अवस्थित है किस डिग्री पर अवस्थित है, पहला है 23.5 डिग्री साउथ में, दूसरा है 66.5 डिग्री साउथ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा कि हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है वो कैसा है, हमारी पृथ्वी क्योंकि थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, इस तरह से है हमारी पृथ्वी, ये थोड़ी टेढ़ी है लाइन, सॉरी ये मैंने बिल्कुल ही सीधी कर दी, माउस से ना ठीक से बन नहीं पाता है। देखो इस तरह से है हमारी पृथ्वी, है ना, आप इन दोनों को इस तरह से है। तो ये कैसी है, 66.5 डिग्री थोड़ी सी झुकी हुई है, तो हमारा जो व्रत है वो कैसा है, 66.5 डिग्री साउथ में। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, किस स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्याय की आवश्यकता होगी, पहला है पृथ्वी का परिक्रमण, यानी कि इसमें क्वेश्चन में देखो साफ साफ क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें समय की गणना करनी है तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसी स्थान विशेष का हमें समय निकालना है तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी उसके बारे में पूछा गया है। और ये जो 47 क्वेश्चन आया है ये भी आपका 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 से आया है। पहला है पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी के परिक्रमण से आपको पता चल जाएगा कहाँ पर कितना समय हो रहा है, नहीं। दूसरा है स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलना की दिशा। तीसरा है स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा। चौथा है आपका स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। अब देखते हैं हम, सबसे पहले हम मैप देखेंगे, मैप से हम समझेंगे, उसके बाद हमारी जो चीज समझ में आएगी उसके हिसाब से हम आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हमारा जो सूर्य है वो सूर्य कहाँ है, हमारा पूर्व में है। ठीक है, वो कहाँ है, हमारा पूर्व में। अब सूर्य की किरणों के हिसाब से हमारे यहाँ दिन रात होते हैं, है ना। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले कौन से देशांतरों पर पड़ेंगी, जो पूर्व में है। अब देखो पूर्व और पश्चिम का कैसे पता चलेगा, ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश और इसको हम सॉरी देशांतर, ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये ऐसा है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रहा है और इसके इधर की तरफ क्या मानेंगे हम, पूर्व, और इसके इधर की तरफ क्या मानेंगे हम, पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व में दिन होगा क्योंकि सूर्य के सामने आएगा और पश्चिम की तरफ क्या होगी, रात होगी। तो जो भी हिस्सा सूर्य के सामने आता रहेगा उसमें दिन होता रहेगा और पीछे वाले हिस्से में रात होती रहेगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी इस तरह से गोल गोल घूम रही है ना। तो समय के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए देशांतर। देशांतर कौन सा, ग्रीनविच का समय चाहिए। ये इसको 0 डिग्री को हम ग्रीनविच भी बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। तो हमें देशांतर की जरूरत है, सबसे पहले जरूरत है हमें 0 डिग्री देशांतर की। फिर उसके हिसाब से जो टाइम होगा, और बाकी के अक्षांशों का टाइम किससे निर्धारित होता है, इस ग्रीनविच से ही होता है। तो इस तरह के जो देशांतर हैं, ठीक है, इस तरह से है ना देशांतर, फिर उनका टाइम निर्धारित होगा। तो किन किन चीजों की जरूरत होती है, 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले स्थान विशेष का देशांतर, जिस स्थान का हमें समय की गणना करनी है उस स्थान का हमें क्या चाहिए, देशांतर चाहिए। फिर ग्रीनविच से तुलना की दिशा, ठीक है, यानी कि किस दिशा में आपको देखना है समय। ठीक है, किस दिशा में देखना है आपको, पूरब की तरफ की समय देखना है देशांतर का या पश्चिम की तरफ का। पूरब की तरफ का क्या होगा, पूरब की तरफ का जो दिन वो होगा आपका प्लस में, और इधर सॉरी इधर वाला पूरब वाला होगा माइनस में, और इधर वाला कैसा होगा, प्लस में। ठीक है, और नेक्स्ट क्या चाहिए, ग्रीनविच का समय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर
360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर रात के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? अब देखिए क्या समय होगा ग्रीनविच से। देखो ये क्या है? ग्रीनविच, और इससे 15 डिग्री इन्होंने बोला पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। ठीक है, ग्रीनविच पर कितने बज रहे हैं? 12। ग्रीनविच पर कितने बज रहे हैं? 12। और इसके इधर क्या होगा? सॉरी मैंने गलत बता दिया ये आपको, ये इधर का समय होगा माइनस और इधर का समय होगा आपका प्लस में। ठीक है, तो 15 डिग्री इधर की तरफ जाएंगे तो टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 11 बजे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपराह्न 11 बजे। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपराह्न 11 बजे। 15 डिग्री इधर, तो 15 डिग्री का मतलब हो गया 1 घंटा। ठीक है, और 1 घंटा हम माइनस कर देंगे, है ना। और हमारा जो भारत का समय है वो क्या है? वो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे पूर्व में, क्योंकि हमारा भारत कहाँ है? इस ग्रीनविच से कहाँ है? हमारा भारत है इस ग्रीनविच से पूर्व में। ठीक है, यहाँ है ना हमारा भारत, इधर की तरफ है हमारा भारत। तो क्या है? हमारा भारत है ग्रीनविच से 5.5 घंटे पूर्व में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? जो उष्णकटिबंधीय वो हमें देखना है। ठीक है, अब ये 3 दे रखे हैं, इसमें से सॉरी ये 4 दे रखे हैं, इसमें से उष्णकटिबंधीय वाला कौन सा है? पहला है मध्य एशिया में स्टेपीज, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, तीसरा है अर्जेंटीना में पंपास, चौथा है ब्राजील में कंपोस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, ब्राजील में कंपोस। ठीक है, और ये तीनों कैसे हैं? ये शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। ठीक है, अब इसकी एक और पहचान कि आप सोचेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय। वैसे तो आपकी बुक में दे रखा है, चैप्टर नंबर 9 में दे रखा है, 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 में दे रखा है, ओल्ड एनसीईआरटी में। तो देखो इसका एक और ट्रिक मैं बताती हूँ। देखो इसकी क्या ट्रिक है, मैं बताती हूँ आपको अभी। देखिए जैसे इन्होंने बोला था मध्य एशिया, मध्य एशिया कहाँ है? मध्य एशिया है इधर की तरफ। तो ये ये क्या है? ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तर में, ये है 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो इन तीनों लाइनों के बीच में जो भी घास के मैदान होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाना कि जो मध्य एशिया क्या है वो ऊपर है, तो ये कैसा होगा? शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि ठंडे घास के मैदान। ठीक है, फिर आ जाओ बेल्ट, नंबर 2 पे दे रखा था बेल्ट, दक्षिण अफ्रीका में क्या है? बेल्ट। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या है? ये भी शीतोष्ण हो जाएगा क्योंकि 23.5 डिग्री दक्षिण में है ना ये। देखो यहाँ है बेल्ट, बेल्ट कहाँ है? इधर की तरफ। अब तीसरा दे रखा था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना इधर है, अर्जेंटीना में क्या है? पंपास। तो ये भी कैसा हो जाएगा? उष्ण कटिबंधी, सॉरी शीतोष्ण कटिबंधी है। और ब्राजील कहाँ है? वो है यहाँ पर। तो ब्राजील कौन सी जलवायु में आ रहा है? ये आ रहा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। ठीक है, ये कौन सी जलवायु में आया है? ये आया है आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। तो इसलिए उष्ण कटिबंधीय कौन सा हो जाएगा? ये फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही है। बी है लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क होती है। तीसरा है लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। अब देखिए जो हमारा लद्दाख है वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, विश्व के जो ठंडे स्थान है, जो ऊंचे स्थान है, उनमें ये उनमें से है एक है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, तो और ये बहुत ज्यादा ठंडा है। ठंडा होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है उसमें मॉइस्चर नहीं है, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्यों होती है? क्योंकि नमी नहीं है। और हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन लेवल ज्यादा ठंडियों में कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत भी जो भी मॉइस्चर होता है वो बर्फ के रूप में वापस जमीन पर गिर जाता है। बर्फ की वजह से, ज्यादा ठंडे होने की वजह से वातावरण में मॉइस्चर नहीं है, इसलिए वहां पर वनस्पति नहीं उगती है। ठीक है, अब इसको ठंडा रेगिस्तान इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है शुष्क है। जैसे हमारे जो राजस्थान है वहाँ की जलवायु कैसी है? वहाँ की जलवायु है उष्ण, यानी ये गर्म जलवायु है, और गर्म जलवायु है और वहां पर भी बारिश नहीं होती है। ठीक है, वो कैसा है? गर्म रेगिस्तान है। उसी तरह से लद्दाख कैसा है? ठंडा रेगिस्तान है। तो इसका जो ऑप्शन गलत वाला है ये हो जाएगा बी, क्योंकि इन्होंने बोला है कम ऊंचाई पर, कम ऊंचाई पर नहीं है, ज्यादा ऊंचाई पर है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी, दोनों सही है। ठीक है,
तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।